को फाइटिंग से प्यार कब हुआ? इसकी आर्ट से, इसकी साइंस से? मुझे वाकई इससे तब प्यार हुआ जब मैं 12वीं क्लास में था। 1987 की बात है और हैगलर लेonard की फाइट थी। हाँ। मैंने वो फाइट देखी और मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया और मैंने उस फाइट को हजारों बार देखा होगा। मैं हैगलर का बहुत बड़ा फैन था। मुझे शुगर रे लेonard भी पसंद थे, लेकिन मैं हैगलर का बहुत बड़ा फैन था और मुझे याद है कि मैंने वो फाइट बहुत बार देखी थी। मैं गुस्से में था क्योंकि मुझे लगा कि हैगलर को ही जीतना चाहिए था, बेईमानी हुई है, ठीक है? लेकिन यही वो चीज थी जिसकी वजह से मुझे बॉक्सिंग के स्पोर्ट से प्यार हुआ। मुकाबले से। हाँ, मैं 17 साल का था और उसके बाद यूएसए चैनल पर ट्यूसडे नाइट फाइट्स प्रोग्राम टेलीविजन पर आने लगा। वो ट्यूसडे की हर रात को आता था। मैंने कभी ट्यूसडे नाइट फाइट्स को मिस नहीं किया। मैंने सारी फाइट्स देखी और कई चीजें, जो चीजें आप यूएफसी में देखते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रोडक्शन, लेकिन मैं कहूंगा कि फील और स्टाइल और वो सारी चीजें जो मुझे बॉक्सिंग के बारे में पसंद थी और जिन चीजों से नफरत थी, कमेंट्री तक। जो पसंद भी थी और जिनसे नफरत भी। हाँ, मुझे कमेंट्री से नफरत थी। कुछ चीजें जो मुझे बॉक्सिंग के बारे में पसंद थी, मैंने उन्हें यूएफसी में शामिल किया। बॉक्सिंग की जिन चीजों से मुझे नफरत थी, मैंने मेक श्योर किया कि यूएफसी उनसे दूर रहे। मुझे लैरी मर्चेंट बिल्कुल पसंद नहीं। मैं लैरी मर्चेंट को सुन ही नहीं सकता था। मैं एचबीओ बॉक्सिंग देखता था और कमेंट्री म्यूट कर देता था ताकि मुझे उन्हें सुनना ना पड़े। लैम्पली को भी। आप जिन लोगों की पूजा करते थे, उन्हें देखने के लिए पेपर व्यू पर पैसे खर्च करते थे और ये इडियट्स फाइट के दौरान उन्हें उधाड़ कर रख देते थे। या तो क्रिटिसिज्म होता था या उनकी बिल्कुल। बुराई। मुझे यूएफसी की आदत हो गई है, इसलिए मैं याद कर रहा हूं। बुरा था। बुरा हाल था, सच्ची बहुत बुरा हाल था। लेकिन स्वीट साइंस, बॉक्सिंग की आर्ट तब भी खूबसूरत लगती थी। मैं अभी तुम्हें कुछ सुनाना चाहता हूँ। अरे, क्या तुम अपना मोबाइल यहाँ लाकर यूट्यूब खोल सकते हो? मैं आपके लिए ये करना चाहता हूँ ताकि आप समझ सकें कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। कमेंट्री के बारे में? हाँ, उस समय कैसी थी? मेरी यादें अच्छी हैं, आप उन्हें खराब कर देंगे। नहीं, बॉक्सिंग को लेकर सिर्फ अच्छी यादें ही हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन और बहुत सी चीजें। लेकिन ये कितना अजीब है कि मुझे अपने जीवन के उस मोड़ पर और उस समय भी इस चीज की परवाह थी। मेरा इस पर क्या ही इम्पैक्ट हो सकता था। तो टाइसन के बारे में सोचो और सोचो कि उस समय हर कोई टाइसन को कितना पसंद करता था। और अब इस एंट्रेंस को सुनो। पूर्व अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन और ये रहे माइक टाइसन, उसी रिंग की ओर बढ़ते हुए जिसमें से 97 के जून में वो शर्मनाक रूप से निकले थे। वाओ। वैसे ये अब तक की सबसे दमदार वॉक इन में से एक है ना? तो इस आदमी को क्या करना चाहिए था? और ये एल्बर्ट भाइयों में से एक है। हाँ। खामोश रहना चाहिए था। हाँ। दूर रहते, इसमें घुसते नहीं। शायद बिल्ड करते। ये भी। या कुछ मत कहो, बस फैंस को फील करने दो। फैंस को यही देखना है। हाँ हाँ। इसके लिए ही पैसे खर्च किए। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। डरावना प्रभावशाली म्यूजिक। क्या ये आज अपने ओपोनेंट को डरा पाएंगे? क्या इससे कोई फर्क भी पड़ेगा? मुझे सच में लगा था कि यहाँ लोग ज्यादा उत्साह दिखाएंगे, लेकिन मिक्स्ड रिएक्शन है। आज जीतने के बाद भी, चाहे जीत कितनी भी एक तरफा हो, इनकी आलोचना करने वालों में कमी नहीं होगी। होलीफील्ड के साथ 2 फाइट्स के बाद इनका स्टॉक गिर गया। एक्सपर्ट्स ने इनकी कड़ी आलोचना की है। उन्हें लगा कि उन्हें धोखा दिया गया है, ये भी कि इनके नॉकआउट्स कमजोर फाइटर्स के खिलाफ ही आए थे। अब रिंग में एंटर करने पर भीड़ में थोड़ा उत्साह दिखाई दिया, लेकिन ये निश्चित रूप से ज्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं है। कितना खड़ूस है। आप सही हैं, आप सही कह रहे हैं। मुझे ये याद नहीं था। इमेजिन करो। सही कह रहे हैं। इमेजिन करो आपने माइक टाइसन को देखने के लिए अपने पैसे खर्च किए और आपको पूरी फाइट के दौरान इन बेवकूफों की बकवास को सुनते रहना होगा। पहले तो अब तक के सबसे अच्छे वॉक इन्स में से एक। सबने पहली बार डीएमएक्स को सुना था, है ना? हाँ। और ये डरावने प्रभावशाली म्यूजिक के साथ आ रहे हैं, क्या कोई फर्क भी पड़ेगा, है ना? हाँ। बस यही सब चीजें हैं। मैं सचमुच टेलीविजन पर होने वाले प्रोडक्शन के जर्रे जर्रे को एनालाइज करता था।
और ऐसे समय में जब मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं था जैसे कि आप इसके बारे में सोच रहे थे। है ना? हाँ, तो मुझे एचबीओ की कमेंट्री से नफरत थी, लेकिन उस समय एचबीओ बॉक्सिंग वाकई गोल्ड स्टैंडर्ड था। लेकिन जब आप उस समय बॉक्सिंग के बारे में सच में सोचते हैं, तो 30 सालों में उनके प्रोडक्शन में सिर्फ एक चीज बदली है, वो है एचडी का आना। मेरा मतलब कमेंटेटर्स भी 30 सालों तक वही रहे। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब लैरी मर्चेंट इंटरव्यू के दौरान फ्लॉयड मेवेदर से लड़ने लगे और उन्होंने कहा कि अगर मैं 30 साल छोटा होता तो अभी तुम्हें पीट देता। हाँ, मुझे वो याद है। हाँ, हमें ऐसे इंटरव्यू सुनने पड़ते थे जब हमें बॉक्सिंग देखनी होती थी। बॉक्सिंग का स्तर अच्छा था। एक फाइटर के बारे में सोचो, एक फाइटर महीनों तक अपने परिवार से और हर चीज से दूर ट्रेनिंग, वेट कटिंग, स्पारिंग करता है। फिर एक रात उन्हें फाइट करने जाना होता है और फिर अगर आप अपनी फाइट वापस देखते हैं तो आपको इन लोगों से ये बकवास सुननी पड़ती है। और फिर आपका इंटरव्यू लिया जाता है और आपका इंटरव्यू ये है, ये बस। और ये सिर्फ पेपर व्यू के पैसे के बारे में नहीं है। ये लोग लेजेंड्स हैं। बिल्कुल। हमें अकम्पलिशमेंट के हाईएस्ट फॉर्म को सेलिब्रेट करना चाहिए। ये माइक टायसन जैसे लोग हैं। तुम्हें पता है कि किसे वहां जाकर फाइटर्स का इंटरव्यू लेना चाहिए? जो रोगन, राइट, जिसने ट्रेनिंग ली है और सब कुछ किया है और जो स्पोर्ट और एथलीट्स की बेहद इज्जत करता है। या डैनियल कॉर्मियर है जो खुद एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन था और वास्तव में इससे गुजरा है, उसने किया है, जानता है। और हम ऐसे लोगों को बूथ में रखते हैं, वो लोग जिन्हें वास्तव में अनुभव है, ना कि ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी फाइट नहीं की। ठीक है? हाँ, लेकिन डीसी और रोगन दोनों बड़े बच्चों जैसे हैं। उन्हें ये बहुत पसंद है। बिल्कुल, सबको पसंद है। मेरा मतलब है, ये हमारी कमेंट्री और उनकी कमेंट्री के बीच का अंतर है। हम सिर्फ बोलने वाले लोगों को हायर नहीं करते हैं। हम उन लोगों को हायर करते हैं जो वास्तव में इससे गुजरे हैं, किया है, इससे प्यार करते हैं और जो स्पोर्ट के बारे में बेहद पैशनेट हैं। और मैं कहूँगा कि उस समय स्पोर्ट को कवर करने वाला कोई भी ऐसा नहीं था। मुझे नहीं पता कि वो मार्व एल्बर्ट था या कौन सा एल्बर्ट भाई था, लेकिन क्या ऐसा लग रहा था कि वो स्पोर्ट का फैन है। तुमने मुझे इस पर लगा दिया और एक बार जब क्या मैं इस होगा पर अगर आ मैं इसे जाता आगे हूँ तो बढ़ाऊं? मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अगर वो टाइसन के वॉकअप को इतना ज्यादा मैसअप नहीं करते तो शायद यूएफसी होता ही नहीं। हाँ, बिल्कुल अलग होता। आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बॉक्सिंग फैन होकर बड़े होने के उन सारे एक्सपीरियंसेस ने आज के यूएफसी को शेप करने में मदद की है। ये दिलचस्प है ना? इंसान तो सदियों से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यूएफसी के बाद इसमें बहुत तेजी से इनोवेशन आया है। पिछले 3 दशकों में ऐसा लगता है कि हमने अनआर्म्ड कॉम्बैट को ह्यूमन हिस्ट्री की तुलना में पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से करना सीख लिया है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। पहला यूएफसी 1993 में हुआ था, मार्शल आर्ट वर्सेस मार्शल आर्ट। और पिछले 30 सालों में मार्शल आर्ट्स ने बहुत तेजी से प्रोग्रेस किया है। सही कहा ना? और जैसा आपने कहा, कॉम्बैट स्पोर्ट्स, फाइटिंग, आप इसे जो भी कहें, मार्शल आर्ट्स पिछले 300 सालों के मुकाबले पिछले 30 सालों में बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है।